देखिए हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन का मतलब क्या है? मतलब यही है कि मैंने आपको सिंपल डिजाइनिंग भी समझाया इससे पहले में। उससे मैंने आपको बताया कि जैसे हम लोग कोई भी लैंग्वेज है उसका यूज करते हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, वो भी हमारा डिजाइनिंग है। डिजाइनिंग का मतलब कंसेप्ट। लेकिन कई बार हम लोग जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम लोग ऊप्स के कंसेप्ट का यूज करते हैं। ऊप्स के कंसेप्ट क्या होते हैं पहले वो हमें पता होना चाहिए, तब हम लोग बात करेंगे डिजाइनिंग की। और वही सेम चीज ही डिजाइनिंग में शामिल है जो ऊप्स के कंसेप्ट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज होती है वो होती है ऑब्जेक्ट एंड क्लास। अब ऑब्जेक्ट एंड क्लास की अगर बात करें तो आप इस बात को ऐसे समझे कि जैसे स्टूडेंट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, एक एंटिटी है। मतलब जिसके भी एट्रीब्यूट होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि रोल नंबर, तो रोल नंबर एक एट्रीब्यूट हो गया। मैं कहता हूं नेम, वो भी एक स्टूडेंट का एट्रीब्यूट हो गया। लेकिन नेम खुद एक एंटिटी की तरह काम कर सकता है, खुद एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, क्योंकि नेम में फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। इस तरह से हम लोग उसको डिराइव्ड एट्रीब्यूट की तरह काम में ले सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट एंड क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट। जैसे स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट की एज क्या है, रोल नंबर क्या है, ये सारे के सारे उसके एट्रीब्यूट हो गए। अब एक ऑब्जेक्ट, एक स्टूडेंट, अब ऐसे बहुत सारे अगर होंगे तब वो क्या बन जाएगी? एक क्लास बन जाएगी। तो ये एक है। आपको ऐसे बहुत सारों की जब जरूरत पड़ेगी तब आप उससे क्या बना दोगे? एक क्लास में। जैसे डिवीजन हो गया, या आपने कह दिया कि भाई कोई भी और मेथड हो गया, तो वो एक क्या हो गया? मेथड हो गया। तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा? एक क्लास कहलाएगी। और क्लास मतलब जो एट्रीब्यूट और मेथड का समूह। अब नेक्स्ट जो चीज है वो हमारी होती है मैसेज कम्युनिकेशन। ये भी एक इसका ही पार्ट है। मैसेज पासिंग भी बोलते हैं, मैसेज कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इसका मीनिंग क्या रहता है? इसका मीनिंग यही होता है कि एक स्टूडेंट या एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट को डेटा ट्रांसफर करता है, कैसे होता है? जैसे मान लो मैंने नॉर्मल लिखा ob.fun, फंक्शन के अंदर मैंने कोई आर्गुमेंट पास करे, हो सकता है ये आर्गुमेंट किसी फंक्शन के अंदर जाएंगे, तो ये कहलाता है हमारा मैसेज कम्युनिकेशन। तो उसमें हम लोग आर्गुमेंट को पास भी कर सकते हैं, वैल्यू रिटर्न भी हो सकती है। दो मैसेज जो है वो आपस में लेन देन का काम करते हैं। तो ये हमारा होता है मैसेज कम्युनिकेशन। नेक्स्ट जो चीज है वो है हमारा अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन एक तरह से अपोजिट होता है डेटा हाइडिंग का। मतलब हम क्लास जब भी हम लोग बनाते हैं तो कुछ वेरिएबल हम लोग प्राइवेट टाइप के डिक्लेयर करते हैं, कुछ वेरिएबल जो होते हैं वो हम लोग पब्लिक टाइप के डिक्लेयर करते हैं। मतलब बात को इस तरह से समझे कि जो प्राइवेट डेटा होता है वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं होता है। जब वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं होगा तो वो डेटा हाइडिंग कहलाएगी। डेटा हाइडिंग किस लिए जरूरत पड़ रही है? सिक्योरिटी के लिए, ताकि हम हमारे प्रोग्राम में सुरक्षा दे सके, हमारे एक ऑब्जेक्ट के डेटा को दूसरा कोई एक्सेस ना कर सके। और इसी तरह से एक होता है अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है जनरल कंसेप्ट। मतलब आप ये समझे कि एक क्लास में मैंने कुछ डेटा पब्लिक टाइप के डिक्लेयर कर दिए ताकि हम उस डेटा को अगली क्लास में एक्सेस कर सके। क्यों कर सके? क्योंकि वो एक जनरल कंसेप्ट है, वो आगे हमारे सभी क्लासेस में यूज आ सकते हैं। तो वो हमारा कहलाता है डेटा अब्स्ट्रैक्शन। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब मैं कहता हूं आपको प्राइवेट डेटा भी है, पब्लिक डेटा भी है, प्रोटेक्टेड डेटा भी है, और उसका जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग बोलते हैं डेटा एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन वर्ड से मीनिंग हो रहा है कि जो हमारा डेटा है उसको हमने रैप आउट किया हुआ है, बांध के रखा हुआ है अलग अलग प्रकार के डेटा को, चाहे वो प्राइवेट है चाहे पब्लिक है, किसी भी प्रकार का डेटा है, तो वो हमारा हो जाएगा डेटा एनकैप्सुलेशन। तो डेटा अब्स्ट्रैक्शन तो जनरल कंसेप्ट हो गया, डेटा हाइडिंग प्राइवेट डेटा की तरह हो गया, अब्स्ट्रैक्शन ऐसा डेटा हो गया जो जनरल है, जो आगे यूज आ सकता है। इसी तरह से अगर हम लोग आगे बात करें, नेक्स्ट जो टॉपिक है जैसे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है? इनहेरिटेंस का मीनिंग ये होता है कि अगर हमें लगता है कि हमारी जो क्लास है उसका जो डेटा है
उसे दूसरी क्लास में दोबारा से रीयूज लिया जा सकता है। एक तरह से यू आर रीयूजेबिलिटी ऑफ एनी क्लास, मतलब एक क्लास में जो आपने वेरिएबल या फंक्शन बना लिए हैं वो सेम टू सेम फंक्शन या वेरिएबल आप दूसरी क्लास में नहीं बनाना चाहते, उस कोडिंग का जो टाइमिंग है उसको बचाना चाहते हैं, मेमोरी वेस्टेज को बचाना चाहते हैं, तब आप यूज करते हैं इनहेरिटेंस का। चाहे उसमें आप एक क्लास को दूसरी क्लास से जोड़ रहे हैं, सिंगल इनहेरिटेंस होगी, डिराइव क्लास को नेक्स्ट डिराइव क्लास से जोड़ रहे हैं तो वो क्या होगी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गई, या हिरारिकल इनहेरिटेंस में आप एक क्लास को कई क्लास से जोड़ रहे हैं तो वो हिरारिकल इनहेरिटेंस हो गई, कई दो क्लासेस को या दो से अधिक क्लासेस को किसी एक क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गई। हाइब्रिड इनहेरिटेंस मतलब अलग अलग प्रकार की इनहेरिटेंस है, उनको मिला के अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो होगी हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसी तरह से हमारे एक टॉपिक होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दो प्रकार का होता है, एक तो होता है स्टैटिक और एक होता है हमारा डायनामिक। मतलब एक तरह से अगर हम लोग बात करें तो एक होता है कंपाइल टाइम और एक होता है रन टाइम, क्योंकि डायनेमिक का मीनिंग ही रन टाइम होता है। कंपाइल टाइम का मतलब पहले से प्री डिसाइडेड है, यानी कि कंपाइल होने से पहले ही हमें डिसाइडेड है कि ये फंक्शन कॉल होगा। तो कंपाइल टाइम जो है वो जैसे होता है फंक्शन ओवरलोडिंग हो गया, और ओवरराइडिंग क्या होता है, रन टाइम में हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से फंक्शन को हम लोग क्या करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग ये होता है कि फंक्शन का नाम सेम है बट वो वर्क जो कर रहे हैं वो सब लोग अलग अलग कर रहे हैं। मतलब जैसे मान लो मैं कहता हूं कि एक है एरिया नाम का फंक्शन, वही ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा है, वही सर्कल का एरिया निकाल रहा है, और ठीक है, तो वो हो गया एक तरह से पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब सेम नेम मेथड यूज फॉर डिफरेंट टास्क इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म।